और रिजल्ट है 13 विधानसभा सीटों के, यानी लोकसभा चुनाव में जिनको टिकट दिया गया था वो सांसद बन गए, उसके बाद ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद इलेक्शन हुआ। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ वाकई में इस बार बहुत कुछ उलटफेर होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला था, टीएमसी भी इसमें फाइट में थी, लेकिन जो सीटें आई हैं वो वाकई में इस वक्त कुछ पार्टियों के लिए खुशखबरी है, इसको प्रचारित किया जा रहा है, और कुछ पार्टियों के लिए ऐसा है कि उनको या तो टोंट कसा जा रहा है या फिर कहा जा रहा है कि मंथन करने के लिए विवश किया जा रहा है। तो सीटें किसकी कितनी आई हैं, सचिन जरा इसको बताइए एक बार। देखिए, मैं जो डाटा मेरे पास है उसमें लगभग कई सीटों पर तो जीत तय हो चुकी है। और कई जगहों पर उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहे हैं। इसका मतलब वो भी है कि वो भी जो है वो जीत चुके हैं। तो बात हो रही है पश्चिम बंगाल की। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, जहां पर लगातार बीजेपी ने बहुत कोशिश की थी लोकसभा चुनाव में कि वहां पर जीत हासिल करे, बढ़त मिली, लेकिन उतना मुकाबला जो है वो बीजेपी नहीं कर पाई। इस बार अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की लगभग 4 सीटों पर इस बार उपचुनाव जो हुए, जिसमें से कि रायगंज, रानाघाट, दक्षिण, बागदा और मानीकतला, ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार अगर हम बात करें तो इसमें से 3 जगहों पर भाजपा थी और 1 जगह पर टीएमसी थी। लेकिन इस बार चारों जगहों पर टीएमसी ने जीत हासिल कर ली है। टीएमसी बिल्कुल जीत हासिल की है, और ये दिखाता है कि दीदी का जलवा अभी वहां बरकरार है। हालांकि भाजपा ने पिछली बार इन सीटों पर वाकई में थोड़ी बेहतर करने की कोशिश की थी, और ये सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जिनमें से आपको बता दें कि फिलहाल यानी पिछली बार 3 भाजपा की थी और 1 टीएमसी के खाते में थी। टीएमसी ने इस बार चारों के चारों क्लीन स्वीप कर दी। और अगर हम पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी का जिक्र यहाँ पर होता है, और यहाँ 1 सीट पर चुनाव और हुआ है, जालंधर पश्चिम, और वो सीट उन्होंने हासिल कर ली है कि वहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। बात करें मध्य प्रदेश की तो अमरवाड़ा में यहाँ पर सीट पहले भी आपके पास, हाँ, आपके पास थी। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो अमरवाड़ा में यहाँ पर चुनाव हुए और पहले यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। खबर ये सामने आ रही कि भाजपा ने यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, तो शायद मेरे ख्याल से भाजपा जीत गई है यहाँ पर। हाँ, अब तमिलनाडु की बात कर लेते तो विक्रमंडी में यहाँ पर चुनाव हुए, जिसमें पिछली बार डीएमके यहाँ पर थे और इस बार भी डीएमके ने ही यहाँ पर जीत हासिल की है। उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश भी है यहाँ पर। अच्छा, उत्तराखंड में एक बड़ा फेरबदल। हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड में बद्रीनाथ। अच्छा, कंपेयर कैसे किया जा रहा है कि अयोध्या में जिस तरीके से इस बार उलटफेर हुआ है, उसी तरीके से बद्रीनाथ भी एक धाम है जहां बीजेपी का एक वजूद या कहा पकड़ मजबूत है, लेकिन वहां पर कांग्रेस थी, और कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को लेकर ट्विटर पर बकायदा ट्रोल कर रहे हैं कि पहले अयोध्या उसके बाद बद्रीनाथ। तो हालांकि पहले भी मेरे ख्याल से वहां पर कांग्रेस ही थी। हाँ, पहले कांग्रेस थी, भाजपा हालांकि अच्छी फाइट में थी, लेकिन कांग्रेस दोबारा निकल गई। और एक सीट दरअसल यहाँ पर और है जो मंगलौर की है, वो कांग्रेस ने जीती है। पहले वहां पर बसपा थी मेरे ख्याल से, बीएसपी के खाते में वो सीट थी, और फिलहाल कांग्रेस दोनों सीटों पर उत्तराखंड से क्लीन स्वीप करते दिखाई दे रही। हिमाचल प्रदेश का जिक्र करते हैं, 3 सीटों पर चुनाव था, इसमें भाजपा के खाते में गई है एक हमीरपुर जो सीट है, हमीरपुर सीट, वहां पर जो उपचुनाव हुए उसमें भाजपा ने जीत दर्ज की। और वही अगर हम बात करें देहरा और नालागढ़ की, तो यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली, और पिछली बार यहाँ पर तीनों सीटों पर निर्दलीय इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट थे उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता था। लेकिन इन सबसे आप जो आंकड़े देख पा रहे हैं, इसमें अगर हम देखें तो लगभग 13 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के पास हैं और बाकी सब जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। हाँ, अगर पार्टीवार कहें तो 4 सीटें कांग्रेस, 4 सीटें टीएमसी, 8 सीटें दोनों यही मिला के हो जाती हैं। भाजपा के पास 2 है, आम आदमी पार्टी के पास 1 है, डीएमके चूंकि साउथ में गढ़ है भाई, तमिलनाडु में बड़ा मुश्किल फाइट उससे होती है, तो डीएमके के खाते में 1 गई है, और 1 सीट इस बार निर्दलीय निकालने में सफल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये 13 सीटों का आंकड़ा है। अगर इसको, अच्छा, बिहार की जो सीट थी, जो निर्दलीय थी, वो पहले जेडीयू के पास थी, बिल्कुल, और यहाँ पर रुपौली सीट पर चुनाव हुआ जिसमें निर्दलीय जीते हैं, तो ये बिहार को लेकर भी एक सस्पेंस है। हालांकि ये छोटे छोटे चुनाव अगर 1 सीटों को लेकर, 2 सीटों को लेकर होते हैं तो व्यक्तिगत तौर पर भी जो उसकी खुद की साख होती है उस प्रत्याशी की, वो भी कभी कभार डोमिनेट कर जाती है, और वो हो सकता है कि बिहार में है। लेकिन सचिन, अगर इसका विश्लेषण हम करें कि आने वाले वक्त में चुनाव के हिसाब से या पार्टियों की किसके ग्राफ गिरा है, किसका ऊपर हुआ है, तो आज के रिजल्ट से 13 सीटों के अनुमान पे क्या कह सकते हैं आप? देखिए, इस बार का जो ये रिजल्ट है कि लोकसभा चुनाव में भी ये जग जाहिर था कि एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन आंकड़े बहुत कम थे, जो ये बीजेपी खुद मान रही है कि वहां पर कोई कमी हुई, जिसके बाद वो उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। तमाम विधायकों को जो सीट उन्होंने हारी थी, माफ कीजिएगा, जो जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने सीट हारी, उन्हें तुरंत ये बताएगा कि आप वहां पर आंकलन कीजिए, समीक्षा कीजिए, आखिर आप हमारी वजह से क्या लापरवाही हुई कि सीट हमने खो दी। अब इस बार के उपचुनाव में भी आप देखिए कि बीजेपी को उतनी सीट नहीं मिली है। कई सीटें थी जहां पर बीजेपी पहले खुद कायम थी, लेकिन इस बार वो सीट भी उनके हाथ लग नहीं पाई है। तो साफ तौर पर ये दिख रहा है
कि जो इंडिया गठबंधन ने वो नैरेटिव सेट किया था संविधान बचाने का, या फिर ये कहिए कि संविधान बदल देंगे अगर बीजेपी वापस एनडीए वापस सरकार बनाती है, तो कई ऐसे नैरेटिव सेट किए गए थे, वो सब हावी होते हुए दिखे एनडीए पर। और इस बार भी देखिए इन चुनाव में भी जो बढ़त मिली है वो मिली है इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को 4 सीटें, टीएमसी को भी 4 सीटें यहाँ पर मिलती ऐसा दिखाई होता दे है रही कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि वहां के लोगों के माइंडसेट में यही होता है कि जिसकी सरकार है उसके प्रत्याशी को जिताओ। मुझे लगता है कि उत्तराखंड को छोड़कर अमूमन यही इस बार भी वो ट्रेंड दोहराया गया है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, 2 सीटों पर कांग्रेस आई है, 1 पर भाजपा। लोगों के दिमाग में ये होता ही है। बिल्कुल। उत्तराखंड अकेले ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस की सत्ता नहीं है, लेकिन दोनों सीटों पर कांग्रेस आई है। तो ये उत्तराखंड क्या संकेत दे रहा है? उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो खास तौर पर वहां पर भी हालांकि आपको याद होगा कि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो एक नैरेटिव वहां पर भी सेट किया गया कि देखिए हमारी पार्टी जो है वो बहुत मजबूत है, लेकिन इस बार अगर कांग्रेस वहां पर जीती तो ये एक मैसेज भी यहाँ पर दे दिया गया है कि मुश्किलें मेरे ख्याल से बीजेपी के लिए आने वाले वक्त में बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि सरकार हो जाएगी। बिल्कुल हाँ, 2 टर्म है ना। वहां पर भी मेरे ख्याल से रिकॉर्ड जो है वो बीजेपी ने किया कि वहां पर भी जो गवर्नमेंट है वो तक रिपीट करती नहीं है, लेकिन इस बार रिपीट किया, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अगर आप देखिए एक तरीके से लिटमस टेस्ट अगर आप कह लीजिए, तो इस बार के इस उपचुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बहुत डैमेज जो है वो बीजेपी को हुआ, एनडीए को हुआ, और इस बार उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि एनडीए ने मेरे ख्याल से इतनी कोशिश भी नहीं की थी, जो मुझे लग रहा है कि जो उनके उम्मीदवार थे उन्होंने ऐसी कोशिश भी नहीं की कि हम जो उपचुनाव है वो जीत जाए, लेकिन राहुल गांधी बहुत ही उत्साहित जो है वो दिख रहे हैं। असल में बीजेपी का भी पूरा फोकस जो अब तक जानकारी है कि वो जो 3 राज्य हैं वहां पर चुनाव को लेकर है। देखिए उपचुनाव को लेकर इतनी मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इक्का दुक्का सीटें किसी राज्य से होती हैं और सबको ये पता है कि जिसकी सरकार होती है रुझान उधर ही होता है। तो यहाँ उतनी शक्ति, उतना पैसा, उतना पावर या फिर उतना एक तरह से कहा जाए कि जूझना ये ज्यादा बेहतर नहीं होता है। बड़ी पार्टियां ऐसी करती है। कांग्रेस के लिए अभी खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, जो कुछ गेन करती जा रही है वो पाती ही जा रही है। जब 2004 के बाद डाउनफॉल हुआ उसके बाद अब उभरना शुरू की है, तो कांग्रेस इसको प्रचारित करेगी, कांग्रेस के पास यही मौका है। लेकिन बीजेपी इसको बहुत गंभीरता से, या कहा जाए कि बहुत इस पर फोकस करके उन बातों का रिवर्ट नहीं करेगी। हाँ, ये जरूर है कि वहां के स्थानीय नेताओं को यह कहा जाएगा कि इसका विश्लेषण करिए और दोबारा इन सीटों पर ऐसे हालात ना बने कि यहाँ फिर से अगर विधानसभा चुनाव में जाते हैं या फिर कुछ होता है तो यहाँ पर फाइटिंग कंडीशन में रहे, मजबूत पकड़ होनी चाहिए। हमारे सहयोगी नवीन जी भी यहाँ पर हैं, जरा उनसे बात करते हैं। नवीन जी, कैसे हैं आप? आज का रिजल्ट देखा आपने उपचुनाव में, क्या लग रहा है आपको कि इस उपचुनावों को देखकर एनडीए क्या करेगी, कांग्रेस का क्या रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि बढ़त तो मिली है इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया गठबंधन को जो बढ़त आज मिली है उपचुनाव के अंदर, इसकी उम्मीद इंडिया गठबंधन को पहले से थी। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे उन सभी के जो फोकस था वो उपचुनाव के अंदर अपनी खोई हुई सीटें, या तो खोई हुई सीटें या फिर जो सीटें उनके पास थी उनको सुरक्षित रखने का एक अपना अलग टारगेट था। क्योंकि यहाँ मुश्किल थी, हिमाचल प्रदेश में भी उनके लिए मुश्किल थी, और इस मुश्किल को उन्होंने इससे पहले जो है एक उपचुनाव के अंदर कब्जा लिया, और उसके बाद ये 2 सीटें जो थी हिमाचल में, ये भी एक साखा सवाल वहां के सीएम के लिए थी। उत्तराखंड की बात करें तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी 5 सीटें देने वाली उत्तराखंड, और लगातार बीजेपी का शासन रहा वहां पर, तो वहां पर के जो नतीजे हैं वो थोड़े से चौंकाने वाले जरूर हैं। हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर निर्दलीय के ऊपर भरोसा अगर किसी जनता का है, और वो भी दोनों बड़ी पार्टियों के होते हुए तो ये बहुत बड़ी बात है। दोनों क्यों, ये कुछ और संकेत दे रहा है, ये कुछ और संकेत दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये संकेत जो है वो किसी तीसरी शक्ति की तरफ ना केंद्रित हो जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर बहुत अच्छे से वहां पर अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं, और ये आपको राजनीति के जानकार इस बात को भली भांति मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो वहां पर राजनीतिक वर्चस्व बना रहा वो इसीलिए बना रहा क्योंकि वहां सामने लालू खड़े थे। उनके उस काल को, जंगल राज को देखते हुए हमेशा नीतीश कुमार ने एक सेलिंग मटेरियल की तरह उसको बेचा है। तो अब जो है, जब नीतीश कुमार इस स्थिति में नहीं है आज, क्योंकि उनकी छवि जो है, कई फैसले लेने, इधर उधर फैसले जो उनके हुए पिछले कुछ सालों में, तो उसके बाद जो प्रक्रिया रही है, उसके बाद से जो है जनता के मन में भी नीतीश कुमार को लेकर के कई तरीके के सवाल उठे। तो अब मेरे ख्याल, मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने ये थोड़ा मन बनाया है कि हम, आप पप्पू यादव के नतीजे देख लीजिए, आप देखेंगे यहाँ देख लीजिए आप बीमा भारती वाले चुनाव में, तो इसके मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तीसरे विकल्प की तरफ बिहार विचार करने की कोशिश में लगा है। हालांकि उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है, लेकिन बीमा भारती क्या कमजोर प्रत्याशी थी, लोकसभा चुनाव भी हार गई,
जेडीयू से वो निकाली गई या जेडीयू से आई, उसके बाद लालू यादव ने दोनों बार उन पर दांव खेला। ये ऐसा तो नहीं कि वीमा भारती के व्यक्तिगत हार हो, या जिस इलाके से ये सारा हो रहा था, ये चुनाव यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर चूंकि ये सीट पहले जेडीयू के पास थी, तो वहां से कुछ और मैसेज देने की सियासी तौर पर वहां की व्यक्तिगत जनता कहा जाए कि दे रही है। देखिए ऐसा क्योंकि कई बार वीमा होता है, भारती को लेकर बहुत मजबूत कैंडिडेट की छवि नहीं थी। ऐसा कई बार होता है। जनता दरअसल जब हम जिस चुनाव में होते हैं उस चुनाव के जो है समीकरण तय करते हैं, सीट और प्रत्याशी भी तय करते हैं। जैसे आप देखेंगे केंद्र के अंदर जगदम्बिका पाल जो थे वो डुमरियागंज से सांसद कांग्रेस पार्टी से हमेशा बनते आए। 2014 की हवा के अंदर जब कांग्रेस की एंटी हवा थी वो बीजेपी भी शामिल हो गए। वो क्योंकि वो वोट जगदम्बिका पाल को नहीं मिला, वो वोट मिला नरेंद्र मोदी को। उसके बाद फिर वो दोबारा खड़े हुए, दोबारा जीते। यहाँ पर नेतृत्व के लिए वोट नहीं था, यहाँ वोट था कैंडिडेट के लिए। तो उपचुनाव के अंदर जो वोट होता है वो कैंडिडेट के लिए होता है। या ऐसी स्थिति होती है कि बिहार के अंदर कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक संकट वाली स्थिति हो जाती है, अगर ये चुनाव हार जीत का इसका फैसला होता तो, कि इस एक सीट से निर्धारित होगा कि सरकार बचेगी कि रहेगी। तब ये सवाल होता है कि नीतीश के लिए चुनाव होता है या तेजस्वी के लिए चुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, क्योंकि सरकार ठीक ठाक चल रही है और विपक्ष के पास भी ठीक ठाक अपना जो है नंबर था। अमूमन इसमें माना जाता है तो इसमें जो मेरा जो मानना है, इसमें जो हार है उपचुनाव के अंदर, जो हार है वो हार कैंडिडेट की हार है। कैंडिडेट की हार। कैंडिडेट आपने कैसा दिया उस पर मैंने किया था, क्योंकि जब देखा जाता है कि उपचुनाव में सरकार जिसकी होती है अमूमन रुझान उधर ही होता है कि भाई फायदा उधर से लेना है। लेकिन यहाँ व्यक्तिगत तौर पर इसलिए कहा जा सकता है कि अगर जेडीयू की सीट थी और जेडीयू का प्रत्याशी वहां पर हार जाता है, या फिर एनडीए का प्रत्याशी हार जाता है निर्दलीय, या फिर ये कहा जाए कि वहां पर आरजेडी हार जाती है, तो ये साफ तौर पर संकेत है कि भाई वहां का जो लोकल लीडर था, जिसको टिकट दिया, जिसने खुद लड़ा था, वो ज्यादा भारी पड़ गया। अच्छा, दूसरा ओवरऑल अगर विश्लेषण करें हम, कैसे देखते हैं? 4 कांग्रेस है, 4 टीएमसी है, बीजेपी 2 है। तो ये लोकसभा चुनाव के जो माइंडसेट था लोगों का, उससे जोड़ा जाए या इसका उस तरीके से विश्लेषण ना किया जाए? नहीं, बिल्कुल विश्लेषण उस तरीके से ही किया जाए। क्यों? क्योंकि जो भी चुनाव लोकसभा के तुरंत बाद पहला चुनाव ये उपचुनाव था, अभी यूपी के भी उपचुनाव होने हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी, बदलाव देखने को मिलेंगे, कई सारे उठापटक देखने को मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद में अगर जनता अपना निर्णय लोकसभा विधानसभा चुनाव में या किसी चुनाव में देती है, तो वो फ्लो जो बना हुआ है पहले का, वो फ्लो ही आगे बढ़ता है। आप देखिए कि कुछ सीटें जो थी वो ऐसी रही कि इंडिया गठबंधन उन सीटों को कवर नहीं कर पाया, कुछ किसी तरीके से हार गया, कम मार्जिन से हार गया। लेकिन एक हवा जरूर बनी, एक ताकत जरूर बनी, एक आवाज जरूर आई कि हाँ, अब हम बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जो है जनता, जब आप विधानसभा के चुनाव के अंदर जाते हैं तो माहौल कहीं ना कहीं गिरा है, ग्राफ थोड़ा सा गिरा है। तो उस ग्राफ के गिरने का ये परिणति है कि आज हमें ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं कि भाजपा की तरफ अब वोटर का रुझान, मन जो है वो टूट रहा है। उसके बाद अभी मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो बद्रीनाथ ट्रेंड कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि एक तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में आई, ऊपर से बद्रीनाथ सीट भी जो है कि कांग्रेस के खाते में आ गई, जो धार्मिक हब है एक तरह से। तो क्या बीजेपी जहां-जहां, ये कांग्रेस का कहना है कि जहां-जहां धर्म के नाम पर सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रही थी, वहां बीजेपी अब कमजोर हो गई? इसमें थोड़ा सा कुछ दिनों पहले मैं लगातार देख भी रहा था, सुन भी रहा था, तो ये भी बताया गया कि अब आने वाले वक्त में जो भी चुनाव होगा उसमें कहीं ना कहीं रिलीजन की बात नहीं होगी। बीजेपी अब इससे नैरेटिव नहीं बनाने वाली, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये हमें नुकसान देगा, ये हमें डैमेज करेगा। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ये स्टेप लेगी। बीजेपी हमेशा एक धर्म जो है वो आगे, और विकास जो है उसके साथ। जहां विकास की बात करनी है वहां वो विकास की बात पर वोट लेगी, और जहां धर्म की बात करनी है वहां वो धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करती है। लेकिन अयोध्या में उसके लिए काम करती है। अयोध्या में विकास भी था, धर्म भी था, लेकिन वहां पर अयोध्या के समीकरण कुछ और थे, इस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। अयोध्या में मामला कुछ और था। अयोध्या की लोकल, हमारे रिपोर्टर्स वहां गए थे, उन्होंने बताया कि वहां की जनता के मन में क्या सवाल थे, क्या सारी चीजें थी, वो एक अलग बात है। अयोध्या क्योंकि ऐसा मान के चल रहे थे कि राम मंदिर बन गया है और अब पता नहीं क्या हो जाएगा, अब 80 की 80 सीटें आ जाएगी। तो ये सब चीजें देखिए, एक फिनोमिना जो बना था ना, जो हम सोच के चल रहे थे कि हाँ ऐसा होगा, वो अब टूटता दिखाई दे रहा है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं, अब सवालों पर चर्चा और विमर्श का भी समय है, अब विश्लेषण का भी समय है। और ये विश्लेषण जो है वो केवल और केवल पहले क्या था कि विश्लेषण की सीख केवल और केवल विपक्ष को दे दी जाती थी, खासतौर से कांग्रेस को दे दी जाती थी। लेकिन अब जो है सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत गहन विवेक का और विश्लेषण का विषय है, मंथन का विषय है, उन्हें करना पड़ेगा।
क्योंकि आने वाले जो चुनाव है वो और ज्यादा मुश्किल वाले होने वाले हैं। हरियाणा सामने है, महाराष्ट्र है और झारखंड का चुनाव है। अभी उत्तर प्रदेश के जो सीटें हैं खाली हुई हैं उस पर भी उपचुनाव होना है। तो ये मतलब अब आप ये मान के चलिए बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद अब उसके लिए कमर कस लेने का समय है। बिल्कुल सही आपने कहा। धन्यवाद इस पूरी तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आज के नंबर हैं वो हमने आपको बता दिया है। ये ज़रूर है, नवीन जी ने जैसा कहा और सचिन भी लगातार बता रहे कि आने वाले वक्त में इसको लेकर बीजेपी को ज़रूर मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक एक सीटों से माइंडसेट सेट होने लगेगा तो आने वाले वक्त में जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, जिसमें महाराष्ट्र हरियाणा दोनों बड़े राज्य हैं, बिल्कुल। अगर यहाँ अच्छा दूसरा महाराष्ट्र में फाइट भी टफ है। हरियाणा में इस बार कहा जा रहा है चूंकि सीटों को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उथल पुथल हुई है, इसके बाद हरियाणा के भी समीकरण इतने आसान नहीं है जितने पिछली बार के चुनाव में 5 सीट चली गई है, बीजेपी ने खो दिया है। और दूसरा तो ये है कि वहाँ किसानों और जवानों दोनों वहां से आते हैं। तो ये तमाम पहलुओं को लेकर मंथन तो करना पड़ सकता है। कांग्रेस खेमा खुश है, इंडिया गठबंधन खुश क्योंकि है, उन्हें तो बढ़त मिल रही है। जाहिर सी बात है कि चीजें मिली हालांकि हैं। वो कोशिश कर भी रहे हैं कि हमें और बढ़त मिले, और वो जो नैरेटिव सेट किया गया था कि नहीं कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस बर्बाद हो चुकी है, कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी वर्सेस देश की सबसे बड़ी पार्टी का जो ये पूरा जंग जो है वो चुनावी जंग चल रही थी, हाँ वो कहने का टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी आप कीजिए कि आखिर आप का क्या कहना है आज के इस रिजल्ट पर, कि बीजेपी को क्या मंथन करने की जरूरत है या फिर आपका विश्लेषण क्या कहता है।